आखिरकार वो सपना जो मैंने कब से देखा था काली, वो आज पूरा हो रहा है। तुम मेरे जीवन में मेरी जीवन साथी बनकर आ रही हो। हर्ष खुश था। काली भी दुल्हन बनी अपनी माँ के साथ उसकी ओर आ रही थी। तभी अचानक से कोई अनजान सा शख्स मुंह पर कपड़ा बांधे आता है और काली को सबके सामने चाकू मार जाता है। काली, अचानक ही सुबह सुबह काली का नाम लेकर हर्ष उठता है। उसके माथे पर पसीना था। खुद को घर में पाकर हर्ष एक चैन की सांस लेता है और कहता है, अरे तो ये एक सपना था। वो मंडप, काली का दुल्हन बनना और वो चाकू से हमला। काली ठीक तो होगी ना? माँ कहती थी कि ऐसे बुरे सपने अगर सुबह आए तो अच्छा नहीं होता। मुझे जाकर देखना चाहिए कि काली ठीक तो है। हर्ष जल्दी से अपने नाइट सूट में ही गाड़ी निकालता है और काली के घर पहुंच जाता है, जहां वो सुबह सुबह उसके घर का दरवाजा बजाता है। तो अंदर मौजूद काली अपनी माँ को कहती है, माँ, लगता है दूध वाला आ गया, चलो मैं लेकर आती हूँ। काली दूध के लिए एक बर्तन लेकर दरवाजे पर जाती है और सीधा दरवाजा खोलकर पतीला आगे करते हुए कहती है, भैया आज 1 किलो दे दो। पर मैं कैसे? मतलब? सॉरी हर्ष, तुम? मुझे लगा दूध वाला इतनी सुबह, माफ करना। कोई नहीं काली, मैं तो खुश हूँ तुम्हें ठीक देखकर। मतलब मुझे क्या होगा और तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? कोई काम है या कोई परेशानी? हर्ष कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाजे पर दुर्गा आ जाती है और हर्ष को देखकर कहती है, अरे हर्ष बेटा, तुम? अरे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। काली के लिए बनाने ही जा रही थी, तुम भी खा लेना। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? तुम आओ, चलो मेरे साथ अंदर। दुर्गा हाथ पकड़कर हर्ष को अंदर ले जाती है। तो वहीं काली अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होने चली जाती है। कुछ देर में काली के आने के बाद दुर्गा हर्ष और काली को गरम गरम पराठे खिलाती है। 1-2 पराठे खाकर काली उठकर बोलती है, अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। हर्ष जी, खाइए आप पराठे। अरे रुको, मैं भी चल रहा हूँ। वो मुझे भी स्कूल में कुछ काम है। हर्ष की इस बात पर काली, आप इन कपड़ों में स्कूल जाना चाहते हैं? वो अरे कोई नहीं काली, मेरा ही स्कूल है यार, मैं जा सकता हूँ वहाँ। तुम बाहर चलो, मैं आया बस पराठा खाकर। काली घर के बाहर जाती है और कुछ ही देर में हर्ष भी आ जाता है और दोनों हर्ष की गाड़ी में बैठकर स्कूल चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भैरू अपनी हार देखकर बहुत उदास था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे गुलशन की जगह खुद प्रधान बने। इसी के साथ काली का गांव वालों के लिए आवाज उठाना भी भैरू को फूटी आंख नहीं सुहाता था। रे इस काली ने तो मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। रे वरना मेरी तरकीब रामबाण थी। सचिव जाता जेल में और गुलशन खाता जूते और प्रधान बनता मैं। पर कोई बात नहीं, शतरंज और जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है। भैरू ये बोलकर खुद में ही खुश हो जाता है और गुलशन को परेशान करने के लिए नई योजना बनाने लगता है कि तभी उसकी आंखें बंद होती है और वो सो जाता है। वहीं भाग्या अपने खेतों के मुआयने के लिए खेतों की तरफ निकली होती है कि तभी उसको थकान महसूस होती है और वो खुद से कहती है, अरे ससुरा, धूप ने तो हमरा खून पानी सब सोख लिया और ना ही घूम सकत है। अब हम एक काम करत हैं, दुर्गा के घर चले जाते हैं, थोड़ा उसे बतिया भी लेंगे और चाय पानी भी पी लेंगे। भाग्या ये बोलकर दुर्गा के घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन दुर्गा के घर का दरवाजा खुला था और दुर्गा नहा रही थी। भाग्या दुर्गा को आवाज मारकर कहती है, अरे दुर्गा बहन, कहाँ हो? हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं और तुम ही गायब हो। मैं यहाँ हूँ गुस्ल खाने में, तुम बैठो, मैं बस आई। दुर्गा की बात सुनकर भाग्या बैठ जाती है कि तभी हथौड़ी वहाँ आता है और भाग्या से पंगे लेने के लिए उसके सर पर छुपकर एक तमाचा मारता है और भाग्या डरकर पीछे मुड़कर देखती है। हाय राम रे, हमरे सर पर किसने मारा? कहीं इस घर में गौरी का भूत तो नहीं भटक रहा ना? भाग्या ने इतना बोला था कि गौरी वहाँ प्रकट होती है और भाग्या को ये कहते सुनकर कहती है, हाय राम, इस औरत को तो सब जानना है और हथौड़ी के बच्चे तुम। करो तुम मेरा नाम। हाय कितनी गर्मी है, काश की पंखा चलाकर पानी पिला देता। भाग्या ने इतना बोला था कि हथौड़ी पंखा ऑन कर देता है और पानी लाकर भाग्या के बगल में चुपके से रख देता है, जिसके बाद भाग्या हैरान थी कि पानी कहाँ से आया। वो पानी पी लेती है। अच्छा हुआ मैं मर गई,
वरना ये अपने 3 बेटों में से एक की शादी मुझसे करवा देती। गौरी ये बोलकर गायब हो जाती है, जिसके बाद भाग्या को एक ब्रेसलेट पड़ा मिलता है जो कि हथौड़ी का था और भाग्या को पानी देते हुए उसके हाथ से गिर गया था। भाग्या उस ब्रेसलेट को उठाकर कहती है, अरे वाह, दिखने में तो बड़ा अच्छा है, करिया का है शायद, पहन कर देखती हूँ। भाग्या जैसे ही उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहनती है वो गायब हो जाती है। उसको ये आभास नहीं था कि अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। कुछ ही पलों में दुर्गा नहा कर आती है तो गायब हो चुकी भाग्या दुर्गा को देखने लगती है। इतने में दुर्गा इधर उधर देख कर कहती है, भाग्या कहाँ गई? अरे अभी तो शोर मचा रही थी कि मैं यही बैठी हूँ, अब गायब। अरे यही तो बैठे हैं दुर्गा, दिख नहीं रही क्या हम? घर चली गई होगी, कोई नहीं, खुद ही आ जाएगी थोड़ी देर में, उससे भी कहाँ घर में बैठा जाता है। दुर्गा काहे मजाक कर रही है, हमको देख के नजरअंदाज कर रही है। कैसी सहेली है तू, जा, हम तुझसे बात ही नहीं करेंगे और अब आऊंगी भी नहीं खुद से। भाग्य को लगता है कि दुर्गा उसे नजरअंदाज कर रही है, जबकि असलियत तो ये थी कि दुर्गा को सच में भाग्या नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाग्या गुस्से में अपने घर जाती है, जहाँ उसको अपने 3 सपूत रसोई में खाना ढूंढते मिलते हैं। उनको रसोई को तहस नहस करती देखकर भाग्या गुस्से में आग बबूला होकर कहती है, काहे रे नलायको, तुम लोगों ने हमरा जीना हराम किया हुआ है। पूरा दिन घर की रसोई की सफाई करे हम, और तुम खुले सांड की तरह घर में घुसकर सब तहस नहस कर देते हो। ततुलाल, तेला तोंदा ततुलाल है बे दूंदे। अले ओ आया बोला ततुलाल वाला। ओ बेशर्मो, शर्म नाम का चीज है कि नहीं? हम यहीं खड़े हैं अभी और तुम दोनों हो कि अपने में ही लगे हो। चलो निकलो रसोई से, अभी खाना बनेगा, भुक्कड़ कहीं के। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? खाना ढूंढ लो, भूख लगी है मुझे तो। ना जाने माँ भी इस वक्त कहाँ चली जाती है। अले आप तो बोलो ही मत भाई, सुनाई देता नहीं है। उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम तीनों को लागत है दिखाई भी नहीं दे रहा। यहीं खड़ी है तेरी माँ। नील नितिन मुकेश को भाग्या ना तो देख रही थी और ना ही सुनाई दे रही थी। ये देखकर भाग्या गुस्से में अपने घर से निकलकर वापस दुर्गा के पास आती है और दुर्गा घर में एक काम करने में लगी थी। तभी भाग्या उससे कहती है, दुर्गा बता ना का हुआ तुझे, तू मुझे काहे नहीं देख रही है? अरे हमने तोहरे को काली के बारे में कुछ बोल दिया है का, जो तू गुस्सा होकर हमरे को नजरअंदाज कर रही है? दुर्गा कछु तो बोल। ये आई नहीं अभी तक, भाग्या बिना ना जाने इसे क्या हो जाता है, एक पल में यहाँ एक पल में वहाँ। अरे अभी तो हम यही हैं, तो काहे नहीं देख रही है? हमको लग रहा है कि तुम हमरे बेटों संग मिलकर हमको पागल बनाने का योजना बनाई हो। कोई नहीं, गांव के लोगन के पास जाकर हम तुम्हारी इस योजना को खराब कर देंगे। भाग्या अब निकल लेती है गांव वालों से मिलने, लेकिन वो ये भूल ही जाती है कि उसने जब से वो ब्रेसलेट पहना है तब से ही उसके साथ ये हो रहा है। एक तरफ तो भाग्या गांव वालों के पास जा जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भाग्या की बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी भाग्या गुस्से में काली के स्कूल की तरफ जाते हुए कहती है, पूरा गांव मजाक कर सकता है, लेकिन काली नहीं। वो को ऐसे मजाक पसंद ही नहीं है, वो पक्का हमको पहचानेगी। भाग्या काली के स्कूल जाती है, जहाँ कक्षा में काली बच्चों को पढ़ा रही थी। भाग्या सीधा कक्षा में जाती है, लेकिन उसको हैरानी होती है कि उसको किसी ने भी अंदर आने से एक बार नहीं रोका। लेकिन फिर वो इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए कहती है, काली, ए काली, जरा सबको बताना कि हम यही हैं। देख काली, तेरी भाग्या आंटी तेरे पास ही खड़ी है, सबको बताना। बच्चों, तुम्हारी परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए जम के मेहनत करना, समझे सब? जी टीचर जी। ए करिया, देख ऐसे ना कर, इस वक्त अपना गुस्सा ना निकाल हम पर। मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा? कहीं कोई आत्मा फिर से तो नहीं आ गई? काली, हमरे को तोहरे से ये उम्मीद नहीं थी। भाग्या गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी काली को हल्का सा धक्का लग जाता है, जिसके चलते उसको किसी का होना महसूस होता है। अभी यहाँ कोई था, लेकिन कौन? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? काली इतना बोलती ही है कि तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और बच्चे कक्षा से उठकर घर के लिए भागने लगते हैं। काली भी इसी असमंजस में घर के लिए निकल जाती है।
जहाँ उसके घर पहुँचते ही दुर्गा कहती है, अच्छा हुआ काली तू आ गई। अब घर का ध्यान रखियो, मैं जरा किसी काम से जा रही हूँ गाँव में। माँ अकेले जा रही हो क्या? जाना तो उस भाग्य के बच्चे के साथ था, लेकिन ना जाने कहाँ है। घर पर भी पूछा तो उसके सपूत कहते हैं माँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। इसीलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी ध्यान से। ठीक है माँ, ध्यान से जाना। दुर्गा वहाँ से चली जाती है और काली घर में आकर हाथ मुंह धोकर जैसे ही बिस्तर पर बैठती है, हथौड़ी उसके आगे नाचने लगता है। तभी काली उससे कहती है, क्या हुआ हथौड़ी, कोई परेशानी? तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, शांत रहो, मैं तुम्हें छूकर पता लगाती हूँ कि आखिर क्या बात है। काली के कहने पर हथौड़ी शांत हो जाता है, जिसके बाद काली उसको छू कर देखती है तो उसकी बंद आंखों के सामने सारा दृश्य आ जाता है। तो स्कूल में भाग्या आंटी थी। हे भगवान, बेचारी को तो पता भी नहीं है कि वो गायब हो रखी है। हथौड़ी तुम यहीं रुको, मैं उनको ढूंढ कर आती हूँ। काली पूरे गांव में भाग्या को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी उसके होने का एहसास महसूस नहीं होता। फिर काली गांव के शिव मंदिर जाती है, जहां उसे किसी के होने का आभास होता है। मुझे यहाँ किसी के होने का आभास तो है, हो ना हो ये भाग्या आंटी ही है। अब मुझे बड़ी सावधानी से उनसे वो ब्रेसलेट उतरवाना होगा, उनको पता भी न चले कि वो उसकी वजह से गायब हुई थी। काली अब अपने एहसास के चलते थोड़ा अंदर जाती है और कहती है, भाग्या आंटी आप यहाँ हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। काली तू आ गई, तू हमको देख सकती है। देख ना करिया, सब हमरे होने को नकार रहे हैं, जैसे कि हम कोनो आत्मा है। तूने भी हमको पहले नजरअंदाज किया था। ऐसे में भाग्या आंटी जो कह सकती है, काली उसके हिसाब से जवाब दे। हाँ आंटी, मैं देख सकती हूँ आपको, और सब देख सकते हैं। वो सब जानकर आपको परेशान करने के लिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि आपने अपने हाथ में वो गंदा सा ब्रेसलेट पहना हुआ है, वो आप उतार दो ताकि सब आपको नजरअंदाज ना करे। काली की बात सुनकर भाग्या अपने हाथ से उस ब्रेसलेट को उतार देती है और उसके उतारते ही वो काली के ठीक पीछे प्रकट हो जाती है, लेकिन काली को अब भी नहीं दिख रही थी। भाग्या पीछे होने के कारण इसीलिए काली आगे कहती है, आप अब रोना बंद करो और उसे उतार फेंको। काली के इतना बोलती है, अचानक से भाग्या पीछे से चलकर काली के मुंह के आगे आ जाती है और ये देखकर काली एकदम से डर जाती है। तभी भाग्या कहती है, डर काहे रही है करिया, भूत नहीं है हम, और ये ब्रेसलेट ही खराब है शायद, इसको तो हम अभी ठिकाने लगाते हैं। भाग्या उस ब्रेसलेट को जोर से हवा में फेंक देती है, वो मंदिर के बाहर झाड़ियों में गिर जाता है। ये देखकर काली कहती है, ये क्या किया? अरे का करना है ऐसे ब्रेसलेट का जो इंसान को नजरअंदाज करवाए। चल अब घर चल करिया, हमें जरा अपने सपूतों की खबर लेनी है। कुछ नहीं, आप जाओ, मैं आती हूँ। काली भाग्या को वहाँ से भेजकर खुद झाड़ियों में ब्रेसलेट ढूंढने लगती है और बहुत मेहनत के बाद उसे वो मिल भी जाता है, जिसके बाद काली घर आती है और हथौड़ी को उसका ब्रेसलेट वापस देने लगती है। तभी हथौड़ी उसे लेने से मना कर देता है और काली की तरफ इशारा करता है। ये देखकर काली कहती है, तुम चाहते हो ये ब्रेसलेट मैं पहनूं? हथौड़ी अंगूठा दिखाकर अपनी सहमति जताता है, जिसके बाद काली जैसे ही उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहनती है, उसमें से एक दिव्य रोशनी निकलती है और एक आवाज गूंजने लगती है, काली ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ के लिए ही बना था। ये कटा हुआ हाथ तो सिर्फ ब्रेसलेट तुम तक पहुंचाने का जरिया था। इस ब्रेसलेट के इस्तेमाल से तुम अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य हो सकती हो। साथ ही अदृश्य होने पर ना तुमको कोई सुन पाएगा न देख पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस अद्भुत शक्ति को संभालने का कार्य देने के लिए। मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगी। इतना बोलकर काली हाथ जोड़ती है और उस ब्रेसलेट में से रोशनी खत्म हो जाती है और अब वो एक साधारण ब्रेसलेट बन जाता है और अब काली उसको हर समय पहन कर रखती थी और समय आने पर ही उसका इस्तेमाल करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है। कृष, गुलशन और कान्हा शुक्रवार के दिन अपनी पंचायत ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी वहाँ बैगलेट का एक आदमी आता है और कृष उसे देखकर उसके गले लगकर कहता है, अबे तू यहाँ?
क्या सरप्राइज दिया है भाई तूने। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तू मुझसे मिलने आएगा। यार मैंने सोचा कि शहरी लाइफ तो रोज ही जीता हूँ, वीकेंड था तो 2-4 दिन अपने यार के रह जाऊं, तुझे सरप्राइज भी दे दूंगा और गाँव भी घूम लूंगा। वैसे मैंने सुना है कि गाँव में बहुत हॉट चिक्स होती हैं। अबे धीरे बोल, मरवाएगा क्या। राजन ने ये बोला ही था कि तभी उसकी नजर कुर्सी पर बैठे गुलशन पर जाती है और वो उसके पैर छूकर कहता है, पैरी पौना दादाजी, आप पंजाब से कब आए? हम यहाँ बिहार के हैं, तो हम पंजाब जाएंगे ही क्यों, जो हमें वापस आना पड़ेगा। आखिर कौन है ये सचिव जी, जो मान न मान मैं तेरा मेहमान बने जा रहा है। अबे देख तेरे दादा मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। वे मरवाएगा क्या, ये दादा नहीं प्रधान है गांव के, और ये कान्हा मेरा असिस्टेंट है। ओ अब समझ आया, गांव तरक्की क्यों नहीं करते। जब गांव की बागडोर ऐसे कंधों पर होगी तो गांव धीरे धीरे ही चलेगा ना। राजन ये बोलकर हंसने लगता है, लेकिन कृष उसको कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर गुलशन और कान्हा को बहुत बुरा लगता है और वो गांव के मुआयने के लिए निकल जाते हैं। वहीं राजन भी थोड़ा आराम करता है। तभी वहाँ स्कूल से काम खत्म करके काली आती है और राजन को बैठे देखकर कहती है, हेलो मिस्टर, आप कौन है और कृष कहाँ है? मैं राजन हूँ, शहर से आया हूँ, सोचा कि थोड़ा गांव घूम लूं। तो घुमा अपने गांव? अजी कहाँ, आप घुमाओगे तो घूम लेंगे। मैं भी तो देखूं इस छोटे से गांव में ऐसा क्या है कि मेरा यार जब से यहाँ आया है यहीं का होकर रह गया है। राजन इस तरह काली से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और अपने मन में कहता है, यार कितनी काली है ये, इससे ज्यादा तो मेरे पैर का काला जूता चमक रहा है। खैर कोई नहीं, अब यहाँ टाइम पास तो करना है, कोई नहीं तो यही सही। अच्छा बच्चू, चलो मुजरिमों को तो बहुत लाइन पर ले आई, अब तेरी बारी। काली ने राजन के मंसूबे जान लिए थे, जिसके बाद कृष वहाँ आता है और काली, कृष और राजन गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। राजन गांव की पगडंडी से गुजर रहा था, तभी काली चुपके से चुटकी बजाती है और राजन एक कीचड़ में सन जाता है और काली हंसते हुए कहती है, देखा राजन बाबू, ये गांव सबको पसंद आता है, लेकिन इस गांव को बहुत कम लोग पसंद आते हैं। वेरी फनी, अब मुझे निकालो यहाँ से। राजन की बात सुनकर कृष और काली उसे कीचड़ से बाहर निकालते हैं और कान्हा के घर ले जाकर उन्हें कान्हा के लाल रंग के शर्ट और पैंट पहना देते हैं। और उसके बाद कृष राजन से कहता है, अरे भाई थोड़ा संभाल कर, इस गांव में ना सांड और गायें बहुत है। कोई भी बिदक गया ना तो शहर तक दौड़ कर जाएगा तू। अरे रोज रेड बुल पीता हूँ मैं, कोई सांड मेरे आगे नहीं टिकेगा। राजन ये बोलकर आगे कृष और काली के साथ निकलता है, जिसके बाद वो एक गौशाला के पास से निकलते हैं और काली चुपके से चुटकी बजाती है और एक सांड राजन के लाल कपड़े देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और राजन आगे आगे, सांड पीछे पीछे। ऐसे ही राजन और सांड स्पीड में गांव का एक चक्कर काट देते हैं और काली, कृष भी उनके पीछे भागते हैं। काली देखती है कि सांड राजन पर हमला करने वाला है और वो चुटकी बजाकर अपनी चपटी से उसे रोक देती है। शुक्र है बाल बाल बचा, लगता है गलत इरादे से गांव में आया और यहाँ के बारे में उल्टा बोला, तभी मेरे साथ ये हो रहा है। भाई बहुत हो गया गांव दर्शन, मुझे घर ले चल, मैं शहर जिंदा जाना चाहता हूँ। इतवार तक तेरे घर के कोने में पालतू कुत्ते की तरह पड़ा रहूंगा और इतवार की शाम को चला जाऊंगा अपने घर। लगता है अभी शहरी मुर्गी को अकल आ गई है। काली, अगर ये ऐसे गया तो गांव की कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं, इसको अब गांव की सुंदरता दिखानी होगी। ठीक है चले जाना, लेकिन यहाँ पास में एक नदी है, आप उसमें नहा लो। आपके कपड़ों पर मिट्टी लगी है, फिर कपड़े बदलकर चले जाना पंचायत ऑफिस। काली की बात मानकर कृष और राजन गांव की नदी में जाते हैं और राजन को नहाकर अच्छा लगता है। इतने में कान्हा उसके लिए नए कपड़े ले आता है, जिसके बाद काली जिद करके राजन को गांव का मंदिर घुमाती है, खेतों की सैर करवाती है, जहां औरतें गोबर के उपली बना रही थी, बच्चे कंचे खेल रहे थे और ये सब देखकर राजन की आंखें भर आती है, क्योंकि उसे उसका बचपन याद आ जाता है। जिसके बाद वो उसे लेकर गुलशन के घर जाते हैं और झुमरी उसे देखकर गुलशन के कान में धीरे से कहती है, रज्जो के पापा, सुना है ये 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है, तनिक इससे जात बरादरी पूछ लो, हम इससे अपनी रज्जो का ब्याह कर देंगे। तुम चुप रहा करो,
हर लड़का सर पर बाल लेकर आता है, सहरा नहीं, जो तुमको हर लड़के में अपना जमाई दिखता है। जाओ चाय नाश्ता लेके आओ सबके लिए। झुमरी गुलशन की बात सुनकर नाश्ता लेने चली जाती है और राजन गुलशन का अच्छा व्यवहार देखकर अपने शब्दों के लिए उससे माफी मांगता है। जिसके बाद कृष, काली और राजन पंचायत ऑफिस के लिए वापस निकल जाते हैं और काली राजन से कहती है, तो शहरी बाबू कैसा लगा आपको घूमकर? पसंद तो आया ना हमारा गांव? देखो ब्लैक ब्यूटी, मेरा मतलब काली, शुरू में तो लगा कि गांव नहीं नरक की यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन बाद में गांव को देखकर अपनापन सा लगा और बचपन की याद आ गई। बोला था ना, अब समझ आया ये गांव मेरे लिए क्यों खास है। बस एक चीज की कसर रह गई। क्या? सुना है गांव में बड़ी चुड़ैल और आत्मा होती है, बस कोई आत्मा मुझसे भी चिपट जाती तो मजा ही आ जाता। कृष ये बात सुनकर हवा में उड़ा देता है और काली उन दोनों के लिए चाय बनाने चली जाती है। तभी राजन अकेले में कृष को कहता है, क्या तो भी अगर कोई लड़की रखनी थी तो गोरी रख लेता, ये काला कोयला ऑफिस में सजा कर बैठा है। राजन की ये बात अपनी शक्ति से काली सुन रही थी, जिसके बाद उसका मुंह उतर जाता है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, इतनी घटिया सोच है रे तेरी, लाख रुपए कमाकर भी 2 पैसों की बात करता है। दुनिया मंगल पर पहुंच गई और तू काले गोरे में अटका हुआ है क्या? तू कोई अप्सरा भी ले आएगा ना तो भी उसका दिल काली से ज्यादा साफ नहीं मिलेगा, समझा तू? सॉरी यार, तू तो भड़क गया। राजन माफी मांगता है और काली कृष की बात सुनकर खुश हो जाती है और सबको चाय देकर अपने घर आ जाती है। जिसके बाद वो रात को कृष की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसे मच्छर काटने लगते हैं और मच्छरों के शोर से नींद नहीं आती। काली खुद से कहती है, क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही। तभी काली को राजन की बात याद आती है और वो राजन से पंगे लेने की सोचती है। जिसके बाद वो नकाब वाला रूप धारण करके पंचायत ऑफिस जाती है, जहाँ राजन और कृष चैन की नींद सो रहे थे और उसके बाद वो खिड़की से राजन को आवाज लगाती है, राजन उठो राजन। राजन आवाज सुनकर उठ जाता है और बाहर की तरफ आने लगता है। देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ, यहाँ आओ मेरे पास। राजन बाहर आता है और काली अपनी डरावनी शक्ल बनाकर उसे डराने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो राजन को एक जगह स्थिर कर देती है। उसका बस सर हिल रहा था, जिसके बाद वो डर से कांपने लगता है और काली अपने ब्रेसलेट की शक्ति से अपने कई रूप प्रकट कर लेती है और हंसने लगती है। जिसके बाद उसके सब रूप गायब हो जाते हैं और काली कहती है, मैं पीपल के पेड़ की चुड़ैल हूँ। मैंने सुना कि तुमको मुझसे मिलना था, तो देखो मैं आ गई। मेरी माँ मुझे माफ कर दे, आलतू चल आलतू, आई बला को टालतू। राजन डर जाता है और पैंट में ही पेशाब कर देता है। उसको इतना डरते हुए देखकर काली वहाँ से चुटकी बजाकर गायब हो जाती है और घर जाकर चैन की नींद सोती है। और अगले दिन स्कूल जाते हुए काली खुद से कहती है, मुझे एक बार बेचारे राजन को देखकर आना चाहिए, ना जाने कितना डरा हुआ होगा। काली ये कहकर राजन से मिलने जाती है, जहाँ वो अपना बैग लेकर कुर्सी पर बैठा था और कांप रहा था। वहीं गुलशन, कृष और कान्हा उस पर हंस रहे थे और काली को कान्हा हंसते हुए सब बताता है। अच्छा हुआ शहरी बाबू का आखिर सपना तो पूरा हो गया और चुड़ैल चिपट ही गई। अरे चुप कर यार, आज के बाद मैं मजाक में भी कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। आप बोलो ना बोलो, लेकिन कोई और भी है जिसके साथ एक नकाब वाली चुड़ैल चिपटी हुई है ना सचिव जी? कान्हा की बात सुनकर सब हंसते हैं और राजन अपना बैग लेकर शहर के लिए रवाना हो जाता है, गांव की कुछ अच्छी यादें और कुछ बुरे हादसों के साथ। और इस तरह किशनगढ़ में एक और दिन खत्म होता है।